गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सर दर्शित गोयणी बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके बाद बैरियर मेथड और उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम 30 और 3 जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो बर्थ कंट्रोल में, पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्पफुल है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसका थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर, स्ट्रेटेजी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर, स्ट्रेटेजी एंड प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ देख लिया था। लेकिन आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती है, पिल्स होती है, उसका किस तरह से यूज होता है, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या होती है। उसके बाद इंजेक्शन और इम्प्लांट्स जो होते हैं, जो जिसके हेल्प से भी इसका किस तरह से यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, और जो सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो किस तरह से वर्क करती है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि इतनी सारी मेथड अवेलेबल है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मतलब इन अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए आपको मैं बता दूं कि आपका हमारा मेन एक ही क्वेश्चन था कि हाउ टू स्टॉप द अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग अ कोइटस। मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान किस तरह से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं और किस तरह से हम बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारी फोर्थ मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ द आइदर प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन्स एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। ये वन टाइप ऑफ टैबलेट है। इसके अंदर ये जो टैबलेट है उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है। इस हार्मोन के कॉम्बिनेशन से, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से ये टैबलेट्स बनाई गई है। स्पेशली फीमेल के लिए है एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि फीमेल ही इस मेथड को यूज इस टेबलेट्स, मतलब इस टाइप की जो मेथड है, इस जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसको यूज कर सकती है। तो दे यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। इसका यूज टेबलेट के फॉर्म में और पॉपुलरली उसको नाम दिया है पिल्स, उसको हम बोलते हैं पिल्स। Pills have to taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle। आपको मैं बता दूं कि अब यहाँ से ये हमारा मोड ऑफ एक्शन स्टार्ट होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से मोड ऑफ एक्शन, यहाँ से कि पिल किस तरह से वर्क करती है। अब तो हमें पता चल गया कि एक ये पिल से मतलब एक टेबलेट है। टेबलेट किसकी बनी है? टेबलेट के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी हेल्प से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल की बॉडी में जाएंगे और फीमेल की बॉडी के अंदर जो हमारा ओव्यूलेशन है उसको स्टॉप करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। कुछ ना कुछ इसकी मोड ऑफ एक्शन होगी। तो किस तरह से वर्क करती है वो देखते हैं। pills have to taken daily for a period of 21 days starting up probably probably within the first 5 days of the menstrual cycle। आपको मैं बता दूं कि हमारा menstrual cycle 1 to 28 दिन तक होता है। अब उसमें 1 to 21 डे के लिए, मतलब 21 दिन के लिए, ये जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट होती है उसको यूज करते हैं, मतलब लेनी होती है, उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि 21 टेबलेट होगी। फर्स्ट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब से लेकर 21 डे तक एक कंटिन्यूसली लेना है, और आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डे, और बीच में 21 to 28 डे का गैप रखना है। ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, मतलब इन दौरान जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है वो होता है, मतलब इन 7 दिनों के दौरान जो हमारा जो अनफर्टिलाइज एग है वो फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वेजिनिया के हेल्प से बाहर निकलता है। तो एक 7 दिनों के लिए गैप रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से बनी हुई जो टैबलेट है
वो प्रोजेस्टर और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हाई या लो, मतलब उसका जो लेवल है वो मेंटेन रखेगी। मतलब जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है उसका लेवल बढ़ गया या कम हो गया, तो हमारा जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के दौरान जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है हमारा, उस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो हमारा हार्मोन होगा ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प होने वाला है। लेकिन इसका जो लेवल है वो लेवल जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया होगा या तो लोअर हो गया हो, तो इसकी वजह से कई बार अनफर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इट हैज टू रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंजप्शन, और इस तरह से जो फीमेल होती है वो डिजायर टू प्रिवेंट कंजप्शन, और ये जो हमारा कॉन्सेप्शन मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए फिर से ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फिर से नया साइकिल कंप्लीट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फिर से ये जो टैबलेट्स है वो ले सकते हैं। उसके बाद इसकी वर्क भी दिया है, they inhibit ovulation and implantation as well as the alter the quality of the cervical mucus to prevent related entry of the sperm। इसकी एक मोड ऑफ एक्शन है कि आइदर ये जो टैबलेट है इस तरह का हमारा कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, अगर जो हमारा जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो गया है, तो फर्टिलाइज हो गया है तो उसको इस जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। मतलब यूट्रस की वॉल के अंदर जो इम्प्लांट होने वाला है वो इम्प्लांट नहीं हो सकता आइदर। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वन टाइप ऑफ म्यूकस लेयर म्यूकस कैर्विकल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और कैर्विकल जो म्यूकस है वो कैर्विकल की जो लाइन है मतलब जो बर्थ कैनाल है उसको ब्लॉक करते हैं। इस तरह से बर्थ कैनाल है इसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ से हमारा जो स्पर्म सेल है वो एंटर नहीं हो सकता और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिलेटिवली रिटेड एंट्री ऑफ द स्पर्म मतलब नॉट एंटर द स्पर्म इनटू कैर्विकल कैनाल, मतलब ये म्यूकस है उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद पील है वो इज अ वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पील होती है वो वेरी इफेक्टिव, मतलब दो तीन तरह की उसकी मोड ऑफ एक्शन है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। उसके बाद अगर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर हमारे जो सीमेन है हमारा जो स्पर्म सेल है उस स्पर्म सेल को कैर्विकल कैनाल के ऊपर एक म्यूकस का लेयर बन जाता है, और इस म्यूकस का लेयर की वजह से हमारे स्पर्म सेल एंटर नहीं हो पाते यूट्रस के अंदर, और यूट्रस से हमारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते नहीं है। तो इसकी वजह से हम अनवांटेड जो कॉन्सेप्शन है उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्शन को। सहेली इज द न्यू ओरल contraceptive for the female contain a non steroidal preparation। आपको मैं बता दूं कि सहेली है वो हमारे इंडिया के अंदर लखनऊ के अंदर बनी हुई टैबलेट है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है वो नॉन स्टेरॉइड है, मतलब इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो लखनऊ के अंदर हमारे इंडिया के अंदर वर्क करना है उसके साइंटिस्टों ने इस सहेली की न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई है, और ये नॉन स्टेरॉइड है। आपको बता दूं अगर स्टेरॉइड होगा टैबलेट के अंदर, आपको मैं बता दूं सारी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के हार्मोनल कॉम्बिनेशन होते हैं वो नॉन स्टेरॉइड रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर स्टेरॉइड होगा तो आफ्टर बिफोर जब प्रेगनेंसी फीमेल को प्रेगनेंसी रखनी होती है तब उसको दिक्कत आती है। मतलब तब जो इस स्टेरॉइड का जो हाई लेवल है, स्टेरॉइड का जो फंक्शन है वो प्रेगनेंसी को मतलब फर्टिलाइजेशन में दिक्कत कर प्रोड्यूस कर सकता है। जब रियल में जब अभी ये जो हमारी जो बात है कॉन्ट्रासेप्टिव वो तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने की, लेकिन कोई फीमेल को प्रेगनेंसी रखनी है तो उन दौरान ये जो स्टीरॉइड वाली जो टैबलेट्स होगी जो पिल्स होगी उसको दिक्कत प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर CDRI ऑन लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के
दौरान न्यू एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई है, उसका नाम उसने दिया है सहेली, जो नॉन स्टेरॉइडिकल है। और नॉन स्टेरॉइड मतलब उसके अंदर वो बनाने के अंदर स्टेरॉइड जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है, और जिसकी वजह से आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड जब फर्टिलाइजेशन करवाना हो, प्रेगनेंसी रखनी हो, तब कुछ दिक्कत ना आए। इट इज a weak pill with a very few side effect and a high contraceptive वैल्यू। और इस जो पिल्स है उसकी साइड इफेक्ट बहुत बहुत कम है, जीरो नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है उसकी हाई है। मतलब 99.99% जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हेल्प से हम डिस्ट्रॉय स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद ये वन टाइप ऑफ पिल्स का एग्जांपल दिया गया, आप देख सकते हैं कि 21 पिल ही होगी, यहाँ से गिनिए। उसके बाद यहाँ पे डे भी लिखा है, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से आप आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ है 1 to 21 डे तक ले सकते हैं, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और जो बीच में 7 डे का जो टाइम रहता है, 7 to 8 दिन का जो टाइम रहता है, उन दौरान मेंस्ट्रुअलाइजेशन होता है, मतलब ब्लडी पार्ट और अनफर्टिलाइज एग और वो सब बाहर निकलता है। तो उन दौरान ये टेबलेट नहीं लेनी होती, क्योंकि अगर ये टेबलेट उन दौरान लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इन टेबलेट का एक और मोड ऑफ एक्शन है कि ये जो हमारी कैर्विकल कैनाल है वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और ये म्यूकस से कैर्विकल कैनाल ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो अनफर्टिलाइज एग, हमारा जो यूट्रस की सेल वॉल जो डिस्ट्रॉय होती है, ल्यूट्रनाइल ल्यूट्रल होती है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब लेटरल फेज के अंदर आता है, तब उन दौरान ये जो हमारा ब्लडी पार्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये 7 दिन के लिए नहीं होती, मतलब 1 मंथ के दौरान ये 21 टेबलेट यूज करनी है, जिससे हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मोड ऑफ एक्शन बता देता हूँ। मैंने बोला था कि ये प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजेंस कंपोनेंट मेक द कैर्विकल म्यूकस। जो प्रोजेस्टोजेंस है वो ये कैर्विकल म्यूकल प्रोड्यूस करता है, और ये जो हमारी कैर्विकल कैनाल है वहाँ पे बन जाता है। और एक ये म्यूकस की वजह से यहाँ से जो हमारे स्पर्म सेल आने वाले हैं वो स्पर्म सेल एंटर नहीं हो पाते। स्पर्म सेल है वो यूट्रस के अंदर और फीमेल फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद stabilization of endometrium produce the thin endometrium which is unsuitable for the implantation। और यहाँ पे जो endometrium है ये वो भी थोड़ा स्टेबिलाइज हो जाता है। उसके बाद endometrium है ये अनसुटेबल बन जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। यहाँ से अगर फर्टिलाइज ए गया तो ये यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाता, और इम्प्लांट नहीं हो पाता इसकी वजह से फिर से ये जो हमारी कैर्विकल कैनाल है उसकी हेल्प से बाहर निकल जाएगा। मतलब इसमें भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए बहुत सारी, मतलब ये हार्मोनल चेंजेस है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस के जो इंक्रीज होने की वजह से, लेवल उसका चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, और जिसके हेल्प से हम हमारी जो कॉन्ट्रेप्शन प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रेप्शन को। उसके बाद सप्रेस ओव्यूलेशन थ्रू द नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद सप्रेस द ओव्यूलेशन, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी ओवरी है उसमें से नेगेटिव फीडबैक आता है, मतलब यहाँ से झूठा, वन टाइप ऑफ झूठा एक ओव्यूल रिलीज होता है जो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है ऐसा। और हमारी फेलोपियन ट्यूब को ऐसा लगता है कि जो ओव्यूलेशन हो गया है, और ओव्यूलेशन होने की वजह से जो हाइपोथैलेमस है वहां से जो हार्मोन रिलीज होने वाले होते हैं वो हो जाते हैं, और सप्रेस होता है। मतलब जो ओव्यूलेशन फॉल्स ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूल रिसेंट में, ट्रू में ओव्यूल वहां से ओवरी में से नहीं आया हुआ, लेकिन ऐसा ऐसी एक कंडीशन प्रिपेयर होती है जिसके हेल्प से ओव्यूलेशन होता, तो हाइपोथैलेमस को फीडबैक मिलता है, और हाइपोथैलेमस की इफेक्ट की वजह से हार्मोन रिलीज होते हैं। और बिफोर ओव्यूलेशन हार्मोन रिलीज होने की वजह से हाइपोथैलेमस में से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी 2-3 मेथड, मतलब 2-3 मोड ऑफ एक्शन है इस पिल की। एक तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, एंडोमेट्रियम जो मतलब इम्प्लांटेशन रोक देता है, एंडोमेट्रियम को अनसुटेबल बना देता है, और उसके बाद ये जो नेगेटिव सप्रेस ओव्यूलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस के, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टॉप होती है।
उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है हमारी 5th नंबर की, वो है इंजेक्शन और इम्प्लांट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी आपको बता दूं कि इंजेक्शन और ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो वेरी यूजफुल है। उसके अंदर जो हमारा आईयूडीएस था, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था, उसके पास जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस के पास जो प्रोजेस्टेरोन और अदर हार्मोन के जो कॉम्बिनेशन थे, वो कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन फीमेल की स्किन में दिया जाता है, और जिसकी वजह से फीमेल की बॉडी के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता, और जिसकी वजह से जैसे पिल वर्क करती है, पिल टैबलेट फॉर्म में वर्क करती है, और ये इंजेक्शन है लिक्विड फॉर्म में और डायरेक्टली स्किन के अंदर एंटर होता है, और जिसकी हेल्प से अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते थे प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन कैन यूज, मतलब प्रोजेस्टोर और प्रोजेस्ट्रोजन्स और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ ऐसा एक इंजेक्शन जो फीमेल को इम्प्लांट्स किया जाता है अंडर द स्क्रीन, मतलब अंडर द स्किन, मतलब इंजेक्शन की हेल्प से। और इस तरह की कुछ इम्प्लांट्स आती है, इंजेक्शन टाइप की प्लेट्स आती है। इसके अंदर ये जो प्लेट्स है, इसके अंदर ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ लिक्विड होगा, मतलब हार्मोनल होंगे, और ये फीमेल के स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी हेल्प से फीमेल की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसका जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन स्टॉप होता है। their mode of action similar that pills की जैसे ही mode of action, their effective period are a much longer, और इसका जो effective period है much longer होता है, मतलब ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, हार्मोनल और डायरेक्टली स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है बढ़ जाती है। administration of the progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within the 74 hours of coitus have been found to be very effective emergency contraceptive, as they could be used to avoid a possible pregnancy due to rape or conjugal unprotected intercourse। जब आपको मैं बता दूं कि ये जो इस तरह की जो IUDs होती है, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, उसके अंदर उसके बाद ये जो हमारी इंजेक्शन और इम्प्लांट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो 74 हर बिफोर विदिन अ 72 हर्स, मतलब कोइटस मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप होने के बाद 72 हर्स तक ये वर्क कर सकती है। मतलब अगर आपको मैं वन एग्जांपल दे दूं कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए हैं और उसको 70 हर हुए हैं, और 70 मतलब 70 हर हुए हैं, आफ्टर विदिन 70 हर हुए, तो इसके पहले अगर इसको इस फीमेल को एक आईयूडीएस जिसके पास इंट्रायूटेराइन डिवाइस के पास हार्मोनल हो, उसके बाद कॉपर पजेसिंग आईयूडीएस वो कोई भी आईयूडीएस वो उसके अंदर एंटर किया जाए, और दूसरा है हमारा एपील्स सॉरी ये हमारी जो इंजेक्शन है, हमारे जो इफेक्टिव इंजेक्शन है जिसके अंदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाला आईयूडीएस, और दूसरे जो इंजेक्शन है वो अगर दिए जाए विद इन 72 हर मतलब 72 घंटे से पहले अगर फीमेल को ये आईयूडीएस मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस की हेल्प से, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंजेक्शन है जो स्किन के अंदर देते हैं हमारे प्रोजेस्ट्रोजन्स और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाले जो इंजेक्शन है वो दिए जाए, तो जो इमरजेंसी प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है, मतलब वेरी इफेक्टिव है इमरजेंसी के दौरान। ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, और इस मेथड को ज्यादातर रेप होता है जब किसी फीमेल का, तब उन दौरान अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए डॉक्टर्स ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन वाला एक इंजेक्शन देते हैं, और आइदर ये आईयूडीएस इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल की वजाइना के यूट्रस के अंदर, जिसकी हेल्प से अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जाए।
और कंफ्यूजन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और उसके बाद जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए है उन दौरान अगर वेजाइना के अंदर सीमेन इंसेमिनेशन हुआ है, सीमेन रिलीज हो गया है, तो इस दौरान इस कंडीशन के दौरान भी ये जो हमारी आईयूडीएस है और ये जो हमारे इंजेक्शन है जिसके पास प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, इससे इम्प्लांट से उसको यूज किया जा सकता है। मतलब इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का दो ही एग्जांपल है, वन आईयूडीएस और दूसरा इम्प्लांट्स और इंजेक्शन जिसके पास प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजेंस के कॉम्बिनेशन है और इस हार्मोनल चेंजेस के वजह से फर्टिलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसके बाद सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसके हेल्प से 100% हम कॉन्ट्रेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड also called as a sterilization are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any to prevent any more pregnancy। मतलब जो प्रेगनेंसी को मतलब आफ्टर अगर मैं आपको बता दूं कि कोई मैरिड कपल ऐसा है, दो ये मैरिड कपल है मेल और फीमेल, उसको दो बच्चे हैं, मतलब अब दो बच्चे के बाद वो प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते, अब वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट मोर सिक्योर करना चाहते हैं, तो इन दौरान ये सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की जाती है। उसके अंदर मेल के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं, और जो फीमेल के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वेसेक्टोमी के अंदर जब ये टेस्टिस आप देख सकते हैं, टेस्टिस में से जो हमारी वास डिफरेंस आती है उसको कट किया जा सर्जिकल मतलब जो प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उसकी हेल्प से इसको कट किया जाता है, जिसकी हेल्प से यहाँ से जब ये जो हमारे टेस्टिस है वहां से जो स्पर्म रिलीज हो गए वो स्पर्म हमारे कैर्विकल सेमिनल वेसल्स के अंदर आ नहीं पाएंगे, सेमिनल वेसल्स के अंदर पहुंच नहीं सकेंगे, और जिसकी वजह से जब इंसेमिनेशन होगा तो इंसेमिनेशन के अंदर स्पर्म सेल नहीं होंगे, मतलब गेमेट सेल नहीं होंगे। और ऐसा फीमेल के अंदर भी किया जा सकता है। फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के जो ट्रेड्स मतलब जो एंड मतलब एक पार्ट देख सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब की एंड है जो यूट्रस के साथ ज्वाइंट होते हैं, वहां पे कट लगा के इस तरह से बांधा जाता है, और यहाँ से मतलब यहाँ से अगर इंसेमिनेशन हुआ तो हमारे जो स्पर्म सेल है वो ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर नहीं हो सकते। मतलब ये 100% सिक्योर मेथड है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि एक बार अगर ये जो सर्जिकल मेथड की हेल्प से कॉन्ट्रासेप्टिव किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, तो दूसरी बार अगर प्रेगनेंसी रखनी है तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है कि इन जो दो लाइनों है उसको जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये मेल के अंदर वेसेक्टोमी जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, और ट्यूबेक्टोमी को फैलोपियन ट्यूब के ट्रेड्स को कट किया जाता है। तो बहुत इजी मेथड है, देखते हैं इसकी डिटेल के अंदर बात करते हैं। जब सर्जिकल बात कर लेते हैं ओके। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये सर्जिकल मेथड की हेल्प से जो गैमेट्स ट्रांसफर है मेल और फीमेल को उसको ब्लॉक किया जा सकता है, देयर बाय प्रिवेंट कंजप्शन। उसके अंदर स्टरिलाइजेशन प्रोड्यूस इन द मेल इज अ कॉल इज अ वेसेक्टोमी, मतलब मेल के अंदर इस तरह से जो मेल गेमेट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक किया जा सकता है, उसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं। एंड फीमेल के अंदर हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज अ रिमूव एज अ ट्रेड अप थ्रोट a small incision on the scrotum, figure 4.4a, where in a tubectomy a small part of the fallopian tube is a remove। मतलब ट्यूबेक्टोमी में fallopian tube का small part remove किया जा सकता है, और वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस का small part remove किया जाता है। उसके बाद और tied up throughout the small
incision in the abdomen or the throat of vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is a very poor. मैंने बोला था कि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो हो तो सकता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है और फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है वो वेरी पुअर। मतलब इस ये जो टेक्निक है वो थोड़ी पुअर होती है, जिसकी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी रखने के लिए। उसके बाद आई नीड, अब इस जो वेसेक्टोमी और जो ट्यूबेक्टोमी है वो किसकी हेल्प से किया जाए। तो ये जो वेसेक्टोमी एंड देन आफ्टर वेसेक्टोमी एंड जो ट्यूबोक्टोमी है, it need to be emphasized that the section of the suitable contraceptive method and use should always be undertaken in consultation within a qualified medical प्रोफेशनल। मतलब जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल है उसकी हेल्प से ही वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब ये प्रोसेस की जाती है। और one most also remember one most also remember that the contraceptive are not a regular requirement for the maintenance of reproductive health। और जिन लोगों ने, आपका ये डिसएडवांटेज है, जिन लोगों ने ये सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हेल्प से अगर सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, आफ्टर उसके 2-3 बच्चे हैं, जो मैरिड कपल है, इस तरह के कपल जो अब आगे फ्यूचर के अंदर बच्चे नहीं चाहते, तो वो लोगों जनरली परमानेंट इस टाइप का ये मेडिकल कॉन्ट्रासेप्शन सर्जिकल मेथड यूज करते हैं प्रिवेंशन करने के लिए कॉन्सेप्शन को। तो इस तरह के लोगों के अंदर जिसने ये मेरी सर्जिकल कॉन्ट्राप्शन मेथड यूज की है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो रेगुलर मेंटेन नहीं रहती। मतलब रेगुलर मेंटेन रहे ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद वजाइनल फ्लूइड, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इस सर्जिकल कॉन्ट्रैप्शन मेथड की हेल्प से। Contraceptive are not regular requirement for the maintenance of the reproductive health. In fact, they are a practice against a natural reproductive event। मतलब ये जो हमने हमने क्या वर्क किया है कि जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसकी जो फंक्शनल है उसके अंदर हमने उसके जो वर्क है उसके अंदर हमने हमारा जो थोड़ा वर्क है, हमारा जो पॉसिबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया है, जिसकी हेल्प से क्या होता है। मतलब मैं आपको सीधा बता दूं कि जो कुदरती जो वर्क होता है फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, उसको हमने डिस्ट्रॉय, उस वर्क को इनहिबिट करने की कोशिश की है, जिसके हेल्प से फ्यूचर के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं like conception and pregnancy। One is a force to use this method either prevent pregnancy or delay or space of pregnancy due to the personal reason। No doubts the widespread use for this method have a significant role in checking the uncontrolled growth of population। इस मेथड के हेल्प से हम जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। however there possible lie effect like a न्यूसेरा, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer, through not very significant, should not be totally ignored। मतलब जिन लेडीज को इनरेगुलरी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं, उससे अलावा भी ब्लीडिंग हो रहा है विजाइना के अंदर से, उसके बाद दूसरे सारे पेन है, जैसे कि न्यूसेरा के अंदर पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, उसके बाद इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिस फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस टाइप की फीमेल के अंदर ये जो सर्जिकल जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उसको टोटली इग्नोर किया जाता है। मतलब सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस टाइप की फीमेल के अंदर यूज की जाती नहीं। आपको याद रखना है कि कौन सी कंडीशन में सर्जिकल मेथड है वो यूज नहीं होती। तो एब्डोमिनल पेन, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसके बाद ब्रेक थ्रोट ब्लीडिंग, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह की जो पेशेंट है
फीमेल पेशेंट उसके अंदर, और उसके अंदर ये जो हमारे सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो यूज नहीं होती। तो ये 4 मेथड है। उसके बाद आपकी बुक्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में येलो एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर कौन सी कंडीशन में ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता है, और जो फर्टिलाइज एग है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एग तो उसको एबॉर्शन करके किस तरह से निकाला जाता है, और उसका जो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसके एक्ट 2017 के दौरान वाज अनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द intention of the reducing the इंसिडेंस ऑफ द इनलीगल एबॉर्शन। जो इनलीगल एबॉर्शन होता है उसको स्टॉप करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एक्ट बनाया है, जिसकी हेल्प से अगर इनलीगल एबॉर्शन हुआ तो वो उसके खिलाफ, मतलब कोई फीमेल का इनलीगल एबॉर्शन कोई करवा रहा है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट के अंदर और पुलिस में एफआरआई करवा सकती है। उसके बाद द अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी terminate on a content considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of the one registered medical part practitioner if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but few than 24 weeks to register medical practitioners must be of opinion from the good faith that required good exist ground from such termination of pregnancy। मतलब आपको बता दूं, अगर प्रेगनेंसी एबॉर्शन करवानी है, अगर फर्टिलाइज एग है जो 12 वीक से ज्यादा और 24 वीक्स हो गए हैं और उसको एबॉर्शन करवा के निकाल देना है, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई डॉक्टर होता है वो इनलीगल इस तरह का एबॉर्शन करता है तो एक्ट के मुजब उसको भी सजा हो सकती है, और ये इनलीगली नहीं है, मतलब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक्ट के खिलाफ है और ये कर सकते हैं। मतलब अगर कोई रेगुलर रीजन है, लाइक फीमेल के अंदर फीमेल को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है, लाइक HIV एड्स एक्सेट्रा है, और उसको वो उस तरह की जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर जो बच्चा है उसको 100% HIV और एड्स ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने की चांसेस रहते हैं। तो इन दौरान रेगुलरली आप कोर्ट की परमिशन लेके एबॉर्शन करवा सकते हैं। मतलब कौन सी कंडीशन में एबॉर्शन करवा सकते हैं और कौन सी कंडीशन में एबॉर्शन नहीं करवा सकते, और एबॉर्शन करवाने के लिए किसकी कौन कौन सी जो मतलब कौन से एक्ट के रेगुलर हमें वर्क करना है उसकी पूरी डिटेल हमें दी गई है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी बुक्स के पेज नंबर 62 पर ये दिया गया है। यहाँ तक हमारा है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और किस तरह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी मेथड है उसके बारे में बात की। अब देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी MTP। उसका हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान बात करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 62 नंबर के पेज में लेफ्ट हैंड साइड में जो येलो कलर का बॉक्स दिया है उसकी भी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।